नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी राज्यों में जीवन एक शांत दृढ़ता के साथ चलता है। यहाँ बाजार सूर्योदय के साथ खुलते हैं, बच्चे धूल भरी सड़कों पर स्कूल जाते हैं और किसान उन खेतों की देखभाल करते हैं जो पीढ़ियों से उनके परिवार में हैं। फिर भी इस रोजमर्रा की दिनचर्या के नीचे एक दशक पुराना संघर्ष छुपा है। एक ऐसा संघर्ष जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है और लेक छाड़ क्षेत्र का स्वरूप बदल दिया है। ये समझने के लिए कि यह सब कैसे शुरू हुआ, हमें उस समय में लौटना होगा जब निराशा, गरीबी और अर्थ की तलाश ने उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिनसे एक ऐसा आंदोलन पैदा हुआ जो बाद में अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विद्रोहों में से एक बन गया। लगभग 2002 में मोहम्मद यूसुफ नामक एक धार्मिक उपदेशक ने मैदुगुरी शहर में प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने उस नैतिक पतन के खिलाफ बोला जिसे वे पश्चिमी शिक्षा, सरकारी भ्रष्टाचार और बढ़ती आर्थिक असमानता के प्रभाव के रूप में देखते थे। कई युवा जो बेरोजगारी और अवसरों की कमी का सामना कर रहे थे, उनके संदेश से आकर्षित हुए। जो एक धार्मिक अध्ययन समुदाय के रूप में शुरू हुआ, जिसे स्थानीय रूप से बोको हराम कहा जाता है, जिसका मोटे तौर पर अर्थ है पश्चिमी शिक्षा वर्जित है, वह शुरुआत में हिंसक नहीं था, लेकिन तनाव बढ़ने लगे। आंदोलन ने आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों में भाग लेने से इनकार कर दिया, स्थानीय धार्मिक नेताओं को चुनौती दी और अधिकारियों से टकराव किया। 2009 में इस समूह और नाइजीरियाई सुरक्षा बलों के बीच हिंसा भड़क उठी। यह टकराव बेहद क्रूर था। मोहम्मद यूसुफ को पकड़ा गया और बाद में हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मौत ने आंदोलन को समाप्त करने के बजाय उसे बदल दिया। एक नया नेता उभरा, अबूबकर शेकाऊ, जो अपनी कठोर और चरम विचारधारा के लिए जाना जाता था। शेकाऊ के नेतृत्व में बोको हराम ने सक्रियता से सशस्त्र विद्रोह की ओर रुख किया। बोको हराम ने पुलिस थानों, चर्चों, बाजारों, स्कूलों और पूरे गांवों पर हमले शुरू कर दिए। इसका उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी को अस्थिर करना और नाइजीरियाई राज्य की सत्ता को कमजोर करना था। स्कूलों को निशाना बनाकर समूह ने प्रतीकात्मक रूप से उसी व्यवस्था पर हमला किया जिसे वे समाज को भ्रष्ट करने वाला मानते थे। इस हिंसा ने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे अफ्रीका के सबसे गंभीर विस्थापन संकटों में से एक पैदा हो गया। अप्रैल 2014 में बोको हराम ने चिबोक शहर से 276 स्कूली लड़कियों का अपहरण कर लिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस कहानी ने विद्रोह के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाई, लेकिन इसने यह भी उजागर किया कि क्षेत्र की समुदायें कितनी गहराई से पीड़ित थीं। हालांकि कुछ लड़कियां अंततः लौट आईं, लेकिन कई अब भी लापता हैं और भावनात्मक घाव आज भी बने हुए हैं। 2015 में बोको हराम ने इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा की शपथ ली, जिससे इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रांत या ISWAP का गठन हुआ। लेकिन बोको हराम के भीतर हर कोई इस दिशा से सहमत नहीं था। नागरिकों के साथ व्यवहार, नेतृत्व शैली और विचारधारा को लेकर आंतरिक असहमति के कारण संगठन में विभाजन हो गया। ISWAP ने खुद को अधिक संगठित दिखाने की कोशिश की, सैन्य ठिकानों पर ध्यान केंद्रित किया, चेक पॉइंट्स बनाए, कर वसूले और लेक चाड बेसिन के आसपास के इलाकों पर शासन करने का प्रयास किया। इस बीच शेकाऊ का गुट डर, जबरदस्ती और अंधाधुंध हमलों का इस्तेमाल करता रहा। दोनों समूह एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे यह संघर्ष बहुपक्षीय संघर्ष में बदल गया। एक और गुट, अंसारू, 2012 में पहले ही बन चुका था। अल-कायदा से अधिक प्रेरित होकर न कि इस्लामिक स्टेट से, अंसारू ने विदेशी कामगारों के अपहरण और पश्चिमी हितों को निशाना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में सक्रिय यह समूह छोटा ही रहा है, लेकिन इसकी मौजूदगी इस जटिलता में एक और परत जोड़ती है। ये समूह क्यों टिके रहते हैं? इसके कारण सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं में गहराई से निहित हैं। शिक्षा और नौकरियों तक सीमित पहुंच, ग्रामीण इलाकों में सरकार की कमजोर मौजूदगी, समुदाय की शिकायतें और संस्थाओं पर अविश्वास, तस्करी के रास्ते और बिना सुरक्षा वाली सीमाएं। कुछ लोग उद्देश्य या आय की तलाश में शामिल होते हैं, अन्य लोग जबरदस्ती शामिल किए जाते हैं। जिन समुदायों में राज्य अनुपस्थित है, वहां सशस्त्र समूह कभी कभी उस खाली जगह को भरते हैं, सुरक्षा, न्याय या यहाँ तक कि बुनियादी वस्तुएं भी प्रदान करते हैं। इसका असली खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून में 3 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। गांवों को जला दिया गया है, परिवार बिछड़ गए हैं, स्कूल और स्वास्थ्य प्रणालियां बाधित हो गई हैं। कई लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी विचारधारा से नहीं, बल्कि जीवित रहने की जद्दोजहद से तय होती है।
नाइजीरियाई सुरक्षा बल बहुराष्ट्रीय सैन्य गठबंधनों के समर्थन से क्षेत्र को फिर से हासिल करने और उग्रवादी नेटवर्क को बाधित करने के लिए अभियान जारी रखे हुए हैं। खासकर बोको हराम के मूल गुट के खिलाफ प्रगति हुई है। फिर भी आईस्वाप सक्रिय बना हुआ है, रणनीति बदल रहा है, लड़ाकों की भर्ती कर रहा है और रणनीतिक जलमार्गों और व्यापार मार्गों के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए हुए है। शांति एक दीर्घकालिक परियोजना है जिसमें केवल सैन्य समाधान ही नहीं बल्कि मजबूत शिक्षा, आर्थिक अवसर, स्थानीय शासन और सामुदायिक मेल मिलाप भी आवश्यक है। नाइजीरिया में इस्लामी उग्रवाद की कहानी केवल संघर्ष की नहीं है, यह उन आम लोगों की कहानी है जो असाधारण परिस्थितियों में फंस गए हैं। संकट की जड़ों को समझना ऐसे समाधान का समर्थन करने के लिए आवश्यक है जो जीवन, गरिमा और आने वाली पीढ़ियों की आशा का सम्मान करे। शांति का रास्ता कठिन है, लेकिन इसकी शुरुआत जागरूकता, सहानुभूति और क्षेत्र के भीतर और बाहर से निरंतर प्रतिबद्धता के साथ होती है। आज नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण और अत्यंत गतिशील बनी हुई है। हालांकि सरकारी बलों ने बोको हराम के मूल नेतृत्व को कमजोर कर दिया है, लेकिन विद्रोही समूह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि बोको हराम और आईस्वाप दोनों ने फिर से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, अपनी ताकत को फिर से संगठित किया है और उन क्षेत्रों में हमले शुरू किए हैं जिन्हें कभी नागरिकों के लिए सुरक्षित घोषित किया गया था। सबसे चिंताजनक प्रवृत्तियों में से एक है उन समुदायों को निशाना बनाना जहां आंतरिक रूप से विस्थापित लोग, जिन्हें आईडीपीज भी कहा जाता है, वर्षों तक शिविरों में रहने के बाद वापस लौटे हैं। सितंबर 2025 में इन नए पुनर्वासित कस्बों में से एक पर हुए हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई। यह दुखद घटना इस बात को उजागर करती है कि सुरक्षा में हुए सुधार वास्तव में कितने नाजुक हैं और किसी क्षेत्र को स्थिर घोषित किए जाने के बाद भी हिंसा कितनी जल्दी लौट सकती है। इसी समय आईस्वाप और अधिक संगठित और रणनीतिक बन गया है। पिछले वर्षों के विपरीत, जब विद्रोही हमले ज्यादातर अराजक और अप्रत्याशित होते थे, आईस्वाप अब सैन्य हमलों की योजना शासन शैली के अभियानों के साथ बनाता है। लेकछाड़ के आसपास के कई क्षेत्रों में वे कर वसूलते हैं, अपने खुद के नियम लागू करते हैं और स्थानीय व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि इस समूह ने और अधिक उन्नत तकनीक अपनाई है, जिसमें निगरानी और युद्ध योजना के लिए ड्रोन का उपयोग भी शामिल है। नाइजीरियाई सेना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाना जारी रखती है। 2025 के दौरान कई मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने विद्रोही शिविरों पर हमला किया और प्रमुख युद्ध क्षेत्र सफलताओं का दावा किया। हालांकि विद्रोहियों ने सैन्य ठिकानों और काफिलों पर घात लगाकर जवाब दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष लगातार अनुकूलन कर रहे हैं। संघर्ष और भी जटिल हो गया है क्योंकि गुटों के बीच आपसी लड़ाई बढ़ गई है। 2025 के अंत में बोको हराम और आईएसडब्ल्यूएपी के बीच एक दूसरे के खिलाफ हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें भारी हताहत हुए। यह आंतरिक प्रतिद्वंद्विता नागरिकों की सुरक्षा को जरूरी नहीं कि बेहतर बनाती हो, इसके बजाय यह अनिश्चितता को बढ़ाती है और विस्थापन की नई लहरों को जन्म देती है। मानवीय प्रभाव अब भी गंभीर बना हुआ है। नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चाड में 3 मिलियन से अधिक लोग अब भी विस्थापित हैं। खाद्य संकट, नौकरियों का नुकसान और बाधित शिक्षा अब भी पूरे क्षेत्र में परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं। कई सहायता संगठन चेतावनी देते हैं कि यह संकट अब भी खत्म नहीं हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में यह फिर से तेज हो रहा है। लगातार चुनौतियों के बावजूद उम्मीद अभी भी बाकी है। स्थानीय शांति पहलों, क्षेत्रीय सहयोग और सशस्त्र समूहों पर लगातार दबाव का भविष्य को आकार देने में अहम योगदान है। लेकिन दीर्घकालिक समाधान केवल सैन्य बल से आगे जाते हैं। स्थिरता बहाल करने की कुंजी है सुरक्षा में सुधार, आर्थिक अवसरों का सृजन, सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करना, युवाओं में निवेश करना और समुदायों तथा राज्य संस्थाओं के बीच विश्वास को फिर से बनाना। पूर्वोत्तर नाइजीरिया में संघर्ष 1 दशक से अधिक समय से चला आ रहा है। इसका अगला अध्याय केवल सरकारों और विद्रोहियों की कार्रवाइयों से नहीं, बल्कि उन लोगों की ताकत और सहनशीलता से तय होगा जो इसे लगातार झेल रहे हैं। वर्तमान को समझना आवश्यक है क्योंकि जब शांति आएगी तो उसे अतीत के सबक और सबसे अधिक प्रभावित समुदायों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। ऐसे और विषयों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।